माननीय सिंगल बेंच के द्वारा उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में फैसला सुनाते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को फिर से रिविजिट करने के लिए आदेश दिया है और पूरी लिस्ट एक बार फिर से तैयार की जाएगी। इसमें कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया था 67.11, ओबीसी का कट ऑफ गया था 66.73। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 27 और 11 38.38 का केवल डिफरेंस है जनरल और ओबीसी में, 0.38 का, ठीक है। और उसी प्रकार से आप एससी का देख सकते हैं तो इसमें थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस है, और एसटी का देख सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो यहाँ पर जो फैसला दिया गया है, अगर ये मामला माननीय डबल बेंच में जाता है तो अगर फैसले में कुछ परिवर्तन होता है तब तो अलग की कंडीशन होती है, लेकिन मान लीजिए कि ये फैसला यहीं लागू हो गया उत्तर प्रदेश की पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, तो कट ऑफ पर किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ेगा, किसका कट ऑफ ऊपर उठेगा और किसका कट ऑफ नीचे जाएगा, टेक्निकल पूरा डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी की जो 69,000 की लिस्ट है जिसमें अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं, उसमें ऐसे अभ्यर्थी जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 90 से 96 के बीच में सुपर टेट में उनके मार्क्स हैं और फाइनल गुणांक में वो 67.11 यानी अनरिजर्व का गुणांक टच कर रहे हैं, यानी कट ऑफ टच कर रहे हैं, तो उनको अनरिजर्व कैटेगरी में सेलेक्ट किया गया था, यानी कि ओपन कैटेगरी में उनको सेलेक्ट किया गया था। अब चूंकि माननीय सिंगल बेंच के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं क्वालिफाइंग मार्क्स में, यानी 90 से 96 के बीच में जो कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, उनको अनरिजर्व ओपन सीट में ना डाल करके उनको उनकी ही कैटेगरी में डाला जाए, यानी कि 67.11 जो कि अनरिजर्व का कट ऑफ है, इसके ऊपर जितने भी ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी हैं उनको ओबीसी अनरिजर्व से निकाल करके इनकी कैटेगरी यानी ओबीसी एससी एसटी में डालना पड़ेगा, जिसका कट ऑफ ये है। अब आप इसका पूरा मतलब समझिए कि मान लीजिए एक अभ्यर्थी का कट ऑफ 67.11 या फिर इससे ज़्यादा, मान लीजिए 68 बना ओबीसी का, अब इस बंदे को इस कैटेगरी में डाला जाएगा, इस कैटेगरी में, जबकि इसका कट ऑफ कितना था 66.73। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 67.11 वाला अभ्यर्थी जो कि अनरिजर्व में सेलेक्ट होना चाहिए एक तरीके से, लेकिन चूंकि उसने एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है इसलिए वो अब इसमें सेलेक्ट ना होकर के, भले इसका कट ऑफ 67.11 से ज़्यादा था, फिर भी ये अब इस कैटेगरी में सेलेक्ट होगा। जैसे माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो आदेश दिया गया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं, अगर वहीं लागू होता है तब ये कंडीशन होगी, ठीक है। अब देखिए, जब यहां से कोई बंदा 68 गुणांक वाला बंदा निकल रहा है तो जाहिर सी बात है एक सीट यहां से वैकेंट होगी। एक सीट जब वैकेंट होगी तो लास्ट वाला जो कट ऑफ था 67.11 उससे नीचे जिसका भी होगा, कहने का मतलब कि उसके बाद वाला जो कैंडिडेट होगा, इस कट ऑफ के बाद वाला जो कैंडिडेट होगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है, वो इसमें आ जाएगा। और यहां पर जो पहले से सेलेक्ट कैंडिडेट है जो कि 66.73 का अंतिम कैंडिडेट होगा, वो चूंकि इसमें आ गया तो उसकी तो सीट गई, यानी कि इसका ऑटोमेटिक कट ऑफ आप देखेंगे वो ऊपर उठेगा और इसका ऑटोमेटिक कट ऑफ आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा डाउन आ सकता है। अब इन दोनों के बीच में पहले से ही केवल 0.38 का डिफरेंस है ओबीसी और अनरिजर्व कैटेगरी में, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो गैप है ये बराबर हो जाए, या फिर इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ऊपर चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 90 से 96 के बीच में, 90 से 96 के बीच में टोटल आप देख लीजिए 7 नंबर है, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, टोटल 7 नंबर है। और 7 नंबर के बीच में हजारों की संख्या में कैंडिडेट होंगे जो कि कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और जिनका फाइनल गुणांक 67.11 या फिर इससे ऊपर हो सकता है। अभी इसका आंकड़ा, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, हालांकि माननीय सिंगल बेंच के द्वारा जो फैसला दिया गया है, निश्चित तौर पर यह माना गया है कि जो बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट नहीं करा पाई, क्योंकि इनके द्वारा कई आंकड़े छुपा लिए गए कि कौन सा कैटेगरी में अभ्यर्थी कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, उसका फाइनल गुणांक क्या बना था, ये सब कुछ आंकड़े शो ही नहीं किए गए थे। अगर ये सभी आंकड़े शो किए गए रहते तो निश्चित तौर पर और ज़्यादा पारदर्शी तरीके से भर्ती निकल करके सामने आता। यहाँ पर अब इस बात की भी क्या गारंटी है कि जब फिर से रिविजिट किया जाएगा या फिर से फाइनल लिस्ट बनाया जाएगा तो उसमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा। ध्यान में रखने का मतलब यह है कि अगर माननीय
सिंगल बेंच के द्वारा सब कुछ आंकड़े मंगा लिए गए रहते हैं। एक तरीके से काउंटर एफिडेविट करने के लिए बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि आप हमें पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा दीजिए कि कितने कैटेगरी के अभ्यर्थी कितने गुणांक पर सेलेक्ट हुए हैं, या फिर कितने कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं और कितने जनरल वाले अभ्यर्थी हैं, और कितना नंबर 90 से 96 के बीच में कितने कैटेगरी वाले हैं जो कि सिलेक्ट हुए हैं अनरिजर्व में। ये सब कुछ आंकड़ा जब मांगा जाता तब ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होती, क्योंकि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट अगली जब लिस्ट बनाएगा तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो सही लिस्ट बना रहा है। जब तक माननीय सिंगल बेंच के निर्देश के अंतर्गत इस लिस्ट को ना बनाया जाता, या फिर माननीय सिंगल बेंच उस लिस्ट को अपने अधीन जब तक नहीं बनवाती, तब तक एक तरीके से हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा कि बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो अगली लिस्ट बना रहा है वो इन सभी बातों को ध्यान में रख के बना रहा है, या फिर कई बार आप देखे होंगे कि पुरानी भर्तियों में जब इस प्रकार के रिविजिट के आदेश होते हैं तो बहुत चीज़ें देखने को और ज़्यादा मिलती हैं कि हो सकता है उसमें कुछ 2-4 बंदे अपने भी कैंडिडेट उसमें डाल दिए जाए, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। चाहे आप 68,500 का मामला देख लीजिए, 69,000 का मामला देख लीजिए, तो माननीय कोर्ट के निर्देशों में और उसके एक तरीके से सुपरविजन में अगर लिस्ट के सभी आंकड़े को मांगे जाते तब और ज़्यादा पारदर्शी होने की संभावना रहती। लेकिन निश्चित तौर पर यह एक बड़ा नंबर है 90 से 96 के बीच में, जो कि कैटेगरी, ये केवल ओबीसी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, ओबीसी एससी एसटी जो भी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, और इसके साथ ही साथ जो एसटी का सीट नहीं भर पाया था वो विकलांग कोटे को दे दिया गया था। ये भी एक अलग से विवाद है। जो एससी का एसटी का, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, आप जब इस लिस्ट में ही देखेंगे तो देखिए एसटी का जो सीट था वो केवल 221 कैंडिडेट मिल पाए थे, और 1133 सीट लेफ्ट वैकेंट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट। एसटी के 1133 पद पर योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाने की वजह से ये सीट जो था वो विकलांग कोटे में जोड़ दिया गया था। तो ये भी एक अलग से विवाद है कि आप ये एसटी वाली सीट विकलांग कोटे को कैसे दे सकते हैं। तो ये अलग विवाद है जिसका अभी निश्चित तौर पर ये सभी बातें चलेंगी, और 6800 से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे जब से ये डिसीजन आया हुआ है माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास पर, इसके अलावा इको गार्डन पर लगातार उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से ये मामला हाईलाइट हो ताकि सरकार पर दबाव बने, और इसका असर भी दिख रहा है। सरकार और बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पहले ये कह रही थी कि माननीय सिंगल बेंच के आदेश का पालन किया जाएगा और 3 महीने में नई लिस्ट जारी की जाएगी, अब उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप वैलिड पॉइंट लेकर के आइए कि हम डबल बेंच में किस मुद्दे पर जा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर यह दबाव का ही असर है कि कम से कम बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट जो पहले उस फैसले को लागू करने के लिए कह रहा था, अब वैलिड पॉइंट सर्च कर रहा है कि किसके अगेंस्ट में माननीय सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी जा सकती है माननीय डबल बेंच में। तो निश्चित तौर पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में, और ये सभी चीज़ें जो हैं वो एक कैटेगरी का कट ऑफ और दूसरी कैटेगरी के कट ऑफ में निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर करने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।